के अंतर्गत जो पेपर चलता है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत एक चैप्टर लेके आया हूँ पास नया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण एवं अर्थ विकास के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। मौद्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण, आर्थिक विकास, साख नियंत्रण, उसके मुद्रा का निर्गमन, जितनी भी ये मौद्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक का होना बहुत ही आवश्यक है। भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसकी आवश्यकता हम 18वीं शताब्दी से ही कर रहे हैं। सर्वप्रथम 1973 में वारेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। सबसे पहले 1773 में वारेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। सन 1913 में चेम्बरलेन आयोग के सदस्य लॉर्ड किंग्स का नाम आप लगातार सुनते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नाम है लॉर्ड किंग्स ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया था। अतः 3 प्रेसिडेंट बैंक थे हमारे देश के अंदर, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कौन कौन से बैंक को मिलाकर की गई थी? प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंट बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यद्यपि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कार्य सौंपे गए थे, लेकिन उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया था। नोट जारी नहीं कर सकता, वो कंट्रोल करेगा केंद्रीय बैंक की तरह, पर पैसे जो नोट है, मुद्रा है, उसका निर्गमन का अधिकार किसके पास था? भारत सरकार के पास था। तथा साख नियंत्रण इंपीरियल बैंक को दिया गया। अब क्या हुआ कि हिल्टन एंड कमीशन आया, उन्होंने कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण करने की दोहरी प्रणाली हो रही है इस समय इंडिया के अंदर। यानी नोट निर्माण कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। और साख का नियंत्रण कौन कर रहा है? साख का नियंत्रण कौन कर रहा है पता है आपको? इंपीरियल बैंक कर रहा है। तो इस प्रकार दोहरी नियंत्रण प्रणाली हमारे यहाँ चल रही है। तो इसको समाप्त करने और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई। किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन ने। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया गया था। हिल्टन यंग कमीशन ने दिया, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की। और सन 1933 में गोलमेज सम्मेलन में भारत में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। उपरोक्त सभी सुझावों के फलस्वरूप भारतीय विधायिका किस हिल्टन यंग कमीशन, बैंकिंग जांच समिति और गोलमेज सम्मेलन में जो सुझाव थे, उसके बाद भारतीय विधायिका सभा ने 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया और 6 मार्च 1934 को वायसराय ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना हो गई। किसके तहत हुई? किस एक्ट के तहत हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कई परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या हुई? तो हम बताएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक तो पूछता है वो एक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बात कर रहा हूँ, एक तो पूछेगा एक्ट, भारतीय बैंक के अधिनियम का एक्ट स्थापित हुआ। दूसरा पूछता है कई बार कि वो रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बात करते हैं हम रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं कारण। देखिए, जो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, उसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, देश में मुद्रा तथा साख व्यवस्था का समुचित प्रबंध करना।
देश में मुद्रा एवं साख व्यवस्था का समुचित प्रबंध करना, रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना, देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना और व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। ये उद्देश्य था। देश में मुद्रा साख को समुचित प्रबंध करना, आंतरिक और बाहरी मुद्रा में जो स्थिरता है मूल्य में, रुपए के मूल्य में, उसको कंट्रोल करना, सुव्यवस्थित संतुलित बैंकिंग का विकास करना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, कृषि की जो साख है उसकी व्यवस्था करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना और व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। चलिए अगली बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की पूंजी तथा स्वामित्व। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। इसकी अधिकृत पूंजी और निर्गत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। ऑथराइज्ड और इश्यूड कैपिटल जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। अगर 5 लाख अंशों को मैं 100 रुपए से गुणा कर देता हूं तो 5 करोड़ हो जाते हैं। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 मूल्य के 222 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। भारत सरकार को कितने अंश आवंटित किए गए? 2200 अंश। 2200 इंटू 100, 2,20,000 रुपए के लिए। ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम अंश धारण योग्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। बैंक की शेष पूंजी निजी अंशधारियों पर को जारी की गई थी। रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता था। एक गवर्नर तथा 2 डिप्टी गवर्नर के अतिरिक्त अन्य संचालकों की नियुक्ति निजी अंशधारियों द्वारा की जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल था उस पे। लेकिन देश की मौद्रिक व राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के विधान में यह व्यवस्था की गई कि यदि सरकार केंद्रीय संचालक मंडल की नीति से असहमत हो तो सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, निजी अंशधारियों का उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली अधिकार किसको दिए गए? सरकार को। अगर उनके संचालक मंडल से असहमत है सरकार तो भी वो सरकार अपने नियम लागू कर सकती है उस चीज के लिए जो आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं। अगली बात करते हैं भारतीय बैंक का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन और आरबीआई। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से ही इसके राष्ट्रीयकरण की मांग की जाने लगी। जो देश मुद्रा निर्गमन कार्य कर रहा है, साख नियंत्रण कार्य कर रहा है और निजी हाथों में नहीं, इसलिए इसके राष्ट्रीयकरण की मांग शुरू से ही की जाने लगी थी। लेकिन भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके पक्ष में जनमत और प्रबल हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा जाने लगा। अतः फरवरी 1947 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का निर्णय ले लिया गया। कब लिया गया? 1947 में। और उसके अनुसार 1948 में भारतीय संसद में भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देगा। पहला हुआ था कार्य का प्रारंभ किया उसने। दूसरा आ गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण किया तो जो निजी अंशधारी होते उनकी मुद्रा तो वापस लौटा दी थी, उनके पैसे तो वापस देने थे। तो सरकार ने बैंक के अंशधारियों को प्रत्येक 100 रुपए के अंश के बदले में 118 रुपए 10 आने, उस समय क्या कि आने चलते थे, 118 रुपए 10 आने, 10 आने का मतलब था 62 पैसे। 62 पैसे का मुआवजा दिया गया। मुआवजे की रकम में से 18 रुपए 62 पैसे प्रति अंश की दर से नगद भुगतान किया गया और शेष 100 रुपए के बदले 3% ब्याज वाली सरकारी बॉन्ड्स दिए गए।
18 रुपए 62 पैसे तो कैश दे दिए, क्योंकि 118 रुपए 10 आने थे ना, 100 रुपए के बदले प्रीमियम हो गया, उस पे 100 रुपए का अंश था, उसको 118 रुपए 10 आने में दिया गया, 118 रुपए 62 पैसे में दिया गया, 10 आना बराबर 62 पैसे। तो सरकार ने क्या किया कि 18 रुपए और 62 पैसे दोनों कैश में दे दिए, और बाकी सरकारी 3% वाली प्रतिभूति बॉन्ड उनको जारी कर दी। अब बात करते हैं हम कि भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय संचालक मंडल, दूसरा स्थानीय मंडल और तीसरा रिजर्व बैंक के कार्यालय। तो देखिए, पहली बात करते हैं केंद्रीय संचालक मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान होता है। यह बैंक के प्रबंध हेतु उत्तरदायी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 20 होती है, जो इस प्रकार होती है। देखिए, पहला एक गवर्नर। गवर्नर रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो एक क्या हुआ, गवर्नर हो गया। 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। तो कितने हो गए, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, कितने हो गए, 5, और 15 संचालक मंडल। संचालक मंडल के 15 सदस्यों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा ही की जाती है। इसमें 4 निदेशक चारों स्थानीय मंडलों में से मनोनीत किए जाते हैं और 10 निदेशक, एक सरकारी अधिकारी भारत सरकार से अलग से मनोनीत किया जाता है। 10 निदेशकों में प्राय वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र तथा सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं तथा सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। जो 1 रुपए का नोट चलता है उस पे भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय मंडलों में से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडलों की सदस्यता काल में ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य हो सकते हैं। शेष 10 सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय के लिए संचालक बना रह सकता है। तो मैंने आपको बताया क्या हो गया, केंद्रीय संचालक मंडल में कितने सदस्य होते हैं, 20, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 15 संचालक, 10 संचालक तो विशेषज्ञ होते हैं, एक सरकारी अधिकारी होता है जो वित्त सचिव होता है सामान्यतः, और स्थानीय मंडलों के सदस्य होते हैं। गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जितने भी रुपीस जारी होते हैं उन पे साइन होते हैं, किसके होते हैं, गवर्नर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। संपूर्ण शक्तियां किसके पास निहित होती है, गवर्नर के पास निहित होती है। जो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो 4 वो होते हैं ना डिप्टी गवर्नर्स, वो क्या करते हैं, वो कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करते हैं। ये जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स होते हैं ये पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं, फुल टाइम ऑफिसर्स होते हैं, बैंक में बैठ के ही काम करते हैं ये अपना, ठीक है। बाकी जो शेष संचालक मंडल होते हैं वो अंशकालिक होते हैं, ये बैठकों में भाग लेते हैं, इन्हें भत्ता दिया जाता है और टीएडीए दिया जाता है। मताधिकार, केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों में अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है। चारों डिप्टी गवर्नर तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। अतः केंद्रीय संचालक मंडल के 20 में से केवल 15 निदेशकों को ही मत का अधिकार होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर द्वारा संचालक मंडल की सभा का संचालन किया जाता है, वो अध्यक्ष होता है और उसे मत देने का अधिकार भी होता है। अगली बात करते हैं हम स्थानीय मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक द्वारा कोलकाता, बम्बई, चेन्नई और नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। इसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, कृषि, सहकारिता आदि के विशेषज्ञ होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को चलाने तथा उनकी देखभाल करने
का उत्तरदायी होता है। स्थानीय मंडल के सदस्यों के समय अलग अलग क्षेत्रीय व अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। अगली बात करते हैं रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई, तीनों चीज हो गई, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, नहीं पहले तो हो गया केंद्रीय संचालक मंडल, दूसरा हो गया क्या, स्थानीय मंडल, और तीसरा हो गया रिजर्व बैंक के कार्यालय। तो रिजर्व बैंक के कार्यालय देखिए, भारत के जो प्रधान कार्यालय है रिजर्व बैंक का वो कहाँ है? दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में नहीं है, वो प्रधान कार्यालय बॉम्बे में है, मुंबई में। इसके अतिरिक्त कोलकाता, बम्बई, चेन्नई, नई दिल्ली स्थानीय मंडल कार्यालय। इसके अतिरिक्त श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गंगटोक, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, बम्बई, पूना, हैदराबाद, पणजी, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम में अपनी शाखाएं खोल रखी है। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। देश में जहां आरबीआई की शाखाएं नहीं है वहां स्थानीय रूप से भारतीय स्टेट बैंक इसके अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की संगठनात्मक व प्रबंधकीय व्यवस्था को अगले चैप्टर्स में लेके आऊंगा, अगले दिन लेके आऊंगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आरबीआई का कार्यालय है जयपुर के अंदर ऑफिस है, वो आपके रामबाग के पास एक सर्कल के रूप में, बड़े सारे गोले के रूप में बड़ी बिल्डिंग है। कभी आप जयपुर आए तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय में एक जयपुर में भी है, रामबाग सर्कल के पास। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा।